अच्छी और सच्ची खबर में सबसे पहले बात पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की, जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे। एक दिन पहले तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स लाया गया था, जहां उन्होंने 92 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। जिसके बाद आज उनके अंतिम दर्शन के लिए प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से लेकर राजनीति से जुड़े तमाम लोग उनके आवास पहुंचे। बताया जा रहा है कि कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर केंद्र सरकार ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। राजनीति में आने से पहले मनमोहन सिंह ने बतौर अर्थशास्त्री और शिक्षक के रूप में करियर बनाया, और अब राजनीति में जब उन्होंने कदम रखा तो उन्होंने देश की दिशा और दशा बदलने में कैसे अहम भूमिका निभाई, देखिए इस रिपोर्ट में। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। वो एक महान अर्थशास्त्री के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। मैंने शायद जिंदगी में इतना ज्यादा हम्बल, इतना ज्यादा नरम दिल, नरम गो इंसान कभी जिंदगी में नहीं देखा है। स्कॉलर के रूप में, प्रशासक के रूप में, एक नेता के रूप में एक अमिट छाप छोड़ी है। उनकी जो अपनी ताकत मैं सोचती हूँ, उनकी सादगी थी। मिट गए मिस्र, यूनान और रोमा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। आसान नहीं है भारतीय राजनीति में मनमोहन सिंह होना। तमाम आलोचनाओं और सवालों के बाद भी शालीनता और सौम्यता हमेशा जिनकी पहचान रही। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं। तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। लोकतंत्र के प्रति हमेशा अपनी आस्था जताई और देश के मान सम्मान को कभी कम नहीं होने दिया। कुछ ऐसी शख्सियत के धनी थे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जो अब हमारे बीच भले ही नहीं है, लेकिन देश के लिए उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। प्रधानमंत्री का पद छोड़ने के बाद भी आपके प्यार और मोहब्बत की याद हमेशा मेरे ज़हन में ताज़ा रहेगी। यही वजह है कि आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर उनके सियासी विरोधी भी उनके विराट व्यक्तित्व की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। संसद में जब भी इस तरीके की, चाहे महंगाई को लेकर चर्चा हो या न्यूक्लियर डील पर हो या कट मोशन जब सरकार लेकर आई थी पेट्रोल के खिलाफ 2009 में, लेकिन मनमोहन सिंह कभी इस तरीके से कभी जवाब नहीं दिया उन्होंने, व्यक्तिगत आरोपों के बावजूद भी नहीं। कभी भी वो अपनी शालीनता कभी भूलते नहीं थे, इसलिए आज हम उनको याद कर रहे हैं। इसीलिए जैसे ही सुना वैसे हम सबको बहुत दुख हुआ उनके जाने का, और मुझे व्यक्तिगत तौर पे भी बहुत दुख हुआ जी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गाह गांव में हुआ था, लेकिन विभाजन के बाद उनका परिवार भारत पलायन कर अमृतसर में बस गया, जहां मनमोहन सिंह ने 1948 में पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक की शिक्षा पूरी की थी। साल 1954 में उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया। इसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चले गए, जिसके बाद साल 1957 में उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी ऑनर्स की डिग्री हासिल की, और फिर उन्होंने 1962 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूफील्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में डीफिल किया था। हम उस गली में, उस घर के बाहर मौजूद है जहां पे डॉक्टर मनमोहन सिंह का बचपन बीता था। आप घर की तस्वीरें देख सकते हैं। इस घर में उनका बचपन बीता था। जब 1947 के बाद वो भारत पाक बंटवारे के बाद अमृतसर पहुंचे थे, तो इसी घर में सबसे पहले उनका परिवार यहाँ पे रुका था।
हिंदू कॉलेज में उनकी एडमिशन हुई थी और हिंदू कॉलेज में 1951-52 में उन्होंने बीए भी की थी, जहां पर मनमोहन सिंह इस गली के बच्चों के साथ बचपन में खेला करते थे और इन्हीं गलियों से गुजरकर वो धीरे धीरे स्कूल के बाद कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने की। मनमोहन सिंह ने बतौर अर्थशास्त्री और शिक्षक के रूप में भी अपना करियर बनाया और उन्होंने कई अहम पदों की जिम्मेदारी भी संभाली। साल 1971 में वो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए। फिर 1972 में उन्हें वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया। इसके बाद वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने। इसके अलावा डॉक्टर मनमोहन सिंह रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी रहे। लेकिन उनके जीवन का सबसे अहम दौर तब आया जब वो 1991 से लेकर 1996 तक नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री की अहम जिम्मेदारी निभाने के लिए आए। लेकिन उनके जीवन में सबसे अहम दौर तब आया जब उन्होंने 1991 से लेकर 1996 तक नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री की अहम जिम्मेदारी निभाई। दरअसल ये वो दौर था जब देश गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था, लेकिन उन्होंने चुनौतियों से लड़कर देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए वैश्वीकरण और उदारीकरण की शुरुआत की थी। मनमोहन सिंह को उनकी इसी उपलब्धि के लिए देश के उदारीकरण का जनक कहा जाता है। अधिकांश जीवन उनका देश के लिए समर्पित वो रहे और आपने ठीक कहा कि जीवन में हमेशा सीखने, समझने, संवाद करने, चर्चा करने का उनका एक नजरिया था। वो एक स्कॉलर भी थे, बहुत अकम्प्लिश स्कॉलर थे, लेकिन कभी भी किसी को एहसास नहीं होने दिया कि कोई किसी से कम जानता है। तो उनका एक इकोनॉमिस्ट के रूप में, एक स्कॉलर के रूप में, एक प्रशासक के रूप में, एक नेता के रूप में एक अमिट छाप छोड़ी है। और मैं ऐसा मानता हूं कि उनकी कैबिनेट में जब काम करने का हमको मौका मिलता था तो बहुत स्पेस देते थे। हमेशा मेरा विभाग चाहे टेलीकॉम का रहा या कॉर्पोरेट अफेयर्स का रहा, लेकिन जब कृषि की, किसान की बात होती थी कैबिनेट के अंदर तो हमेशा हमको प्रोत्साहन देते थे और एक बड़े सहज सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। वो याद किए जाएंगे अपनी ईमानदारी और निष्ठा के लिए। मनमोहन सिंह 22 मई 2004 का दिन भारतीय राजनीति के लिए एक ऐतिहासिक दिन साबित हुआ जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इसके बाद वो लगातार दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। इसी दौरान उन्होंने 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया, जिसका मकसद ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों का रोजगार देना था। सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सूचना का अधिकार कानून भी लागू किया। गरीब परिवारों को सस्ती दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया। वहीं शिक्षा का अधिकार कानून भी मनमोहन सिंह सरकार के दौरान ही लाया गया। साल 2008 में कृषि ऋण माफी योजना भी शुरू की गई और साल 2009 में आधार कार्ड योजना की शुरुआत की। आर्थिक क्षेत्र से जुड़े इन फैसलों के अलावा मनमोहन सिंह सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में अमेरिका से हुई न्यूक्लियर डील भी शामिल है। साल 2006 में अमेरिका से हुई न्यूक्लियर डील के तहत भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG से छूट मिली। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार के ये वो अहम फैसले हैं जो देश की तरक्की में मील का पत्थर साबित हुए। इस किस्म का नेतृत्व हमारे देश में देख पाया जो सिर्फ मन नहीं हृदय भी इस्तेमाल करता था। सिर्फ मनमोहन सिंह नहीं था, हृदय मोहन सिंह नहीं था। बहुत अच्छा इंसान था और मेरे ख्याल में वो जब हमारे देश का नेतृत्व किया प्रधानमंत्री के रूप में और उसके पहले भी बहुत सारे जिम्मेदारियां उसने तो ले चुके, आपको पता है गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक थे, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहा, बहुत सारे काम किए हमारे देश के लिए और सब कुछ में उनका मन तो लोगों के बारे में सोचना, जवानों के बारे में सोचना, भविष्य के बारे में सोचना, इस किस्म के मन का था। मैं ये भी कहूँगा कि जो उसने 10 साल प्रधानमंत्री के रूप में किया था, हमारे अर्थव्यवस्था की हाल, हमारे जो फाइनेंशियल क्राइसिस जो पूरा दुनिया महसूस कर रहा था कि भारत उससे ओवरकम कर पाया, ये सब मेरे ख्याल में अंडर एस्टिमेट करने की नहीं कर पाएंगे, मतलब इतना अच्छा किया। लोकतंत्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह की कितनी गहरी आस्था थी, इसकी एक झलक पिछले साल संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान दिखी, जब वो बीमारी के बावजूद दिल्ली सर्विस बिल पर वोटिंग करने व्हील चेयर पर संसद पहुंचे थे, जिसकी तारीफ मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की थी।
डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण है। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे। मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। आर्थिक मोर्चे पर आज हिंदुस्तान जिस मजबूती के शिखर पर खड़ा है उसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का योगदान कभी न भुलाने वाला है। दिल्ली से मौसमी सिंह, हिमांशु मिश्रा और अमृतसर से अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रुक करेंगे अगली खबर का और अब बात मौसम की। उत्तर भारत के साथ कई देश के शहरों में आज फिर मौसम का मिजाज बदल गया। इस वक्त पहाड़ से लेकर मैदानी राज्यों में जबरदस्त ठंड पड़ रही है, जिसमें आज और इजाफा हो गया। मौसम वैज्ञानिकों ने एक दिन पहले ही मौसम के मिजाज में इस बदलाव का अनुमान जताया था, जो कि सच साबित हुआ है। एक तरफ मैदानी राज्यों में जहां बारिश देखने को मिली, वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में फिर से बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। पहाड़ों पर फिर से जोरदार बर्फबारी हो रही है और मैदानी राज्यों में बारिश और ओले गिर रहे हैं। मौसम के मिजाज में ये बदलाव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आया है, जिसके एक्टिव होते ही पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों तक ठंड में और इजाफा हो गया है। बर्फबारी से जुड़ी ये ताजा तस्वीरें धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर से आई हैं, जहां न सिर्फ ऊंचाई वाले इलाकों जैसे बारामूला, सोनमर्ग, अनंतनाग और डोडा में बर्फबारी हो रही है, बल्कि श्रीनगर में भी इस सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली है, जिसे देख सैलानियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। आखिरकार श्रीनगर में पर्यटकों के साथ साथ आम लोगों का इंतजार खत्म हो गया और शुक्रवार दोपहर के बाद पूरे कश्मीर में बर्फबारी शुरू हो गई है। मैं इस वक्त श्रीनगर में हूं। इतने सारे पर्यटक, कहां से आप लोग आए हैं? सूरत से आए हैं। गुजरात से आए हैं और ये अपने आप को काफी लकी समझते हैं कि ये श्रीनगर पहुंचे और यहाँ पर बर्फबारी हुई। पहली बार आई है, लेकिन स्नोफॉल में इतना अच्छा लग रहा है कि देखा नहीं है पहले कभी। इस बर्फबारी को देख सैलानी और पर्यटन कारोबारी भले ही खुश हैं, लेकिन इसका असर आम जनजीवन पर अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। बर्फबारी के चलते सड़क पर फिसलन बढ़ गई, जिसके चलते गाड़ियों का चलना सड़क पर मुश्किल हो गया और जगह जगह ट्रैफिक की रफ्तार थम सी गई। इतना ही नहीं, घाटी में बिजली और पानी की सप्लाई भी प्रभावित हो रही है। हालात देखते हुए सरकारी एजेंसियां लोगों को बर्फबारी की मार से बचाने के लिए एक्टिव हो गई हैं। सबसे अच्छी बात हुई कि श्रीनगर में सीजन का पहला स्नो स्पेल इस वक्त जो है विटनेस कर रहे हैं श्रीनगर के लोग। आप देख सकते हैं कि हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है और ये हुआ है तकरीबन एक महीने के खुश्क स्पेल के बाद, जहां ड्राई कोल्ड कंडीशंस थी। पिछले सालों के ठंड के रिकॉर्ड जो है मौसम तोड़ रहा था। हर दिन श्रीनगर जो है यहाँ रात का तापमान गिरता जा रहा था और -7, 8, 9 तक जो है पारा लुढ़का था, जिसके चलते पानी के जो स्रोत थे, चाहे डल लेक की बात करें, वो बिल्कुल जो है जम चुकी थी। छोटे वाटरफॉल, पॉन्ड्स जम चुके थे। लोगों का जो पानी सप्लाई लाती हैं पाइप्स, वो भी जम चुकी थी और जिंदगी जो है काफी मुश्किल बन गई थी। लेकिन इससे रिलीफ जरूर मिलेगा, क्योंकि जब बर्फ होती है तो तापमान 0 के आसपास सेटल करता है, तो माइनस टेम्परेचर से राहत मिलेगी। उधर हिमाचल प्रदेश के भी ऊंचाई वाले इलाकों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देखा जा रहा है। बर्फबारी जोरदार हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि बर्फबारी का ये दौर अगले 24 घंटे जारी रह सकता है, जिसे देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। आज अगर 27 दिसंबर की हम बात करें तो 27 दिसंबर को मुख्य रूप से जो हमारे
5-6 जिले ऐसे हैं हिमाचल प्रदेश में, जैसे कि लाहौल स्पीति, किन्नौर, सिरमौर, शिमला, और उसी के साथ जो हमारा पश्चिमी हिमाचल प्रदेश में जो कांगड़ा, चंबा और कुल्लू के भी जो ऊंचाई वाले स्थान है, वहाँ पे आज शाम के बाद से मुख्य रूप से रात के टाइम पे जो हिमपात है या बर्फबारी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। इनफैक्ट हमें कुछ एक स्थानों पर इन सारे जिलों में भारी बर्फबारी भी देखने को रात के समय और सुबह के टाइम देखने को मिल सकती है। बाकी हल्के से मध्यम स्तर की बर्फबारी और बारिश हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी जिलों में कल भी 28 दिसंबर को भी हमें लगातार देखने को मिलेंगी। हिमाचल के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी मौसम का कमोवेश यही मिजाज दिखाई दे रहा है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी है तो राज्य के मैदानी इलाकों में हुई बारिश से पारा और लुढ़क गया है। हालांकि इस कड़ाके की ठंड के बावजूद नए साल के मौके पर उत्तराखंड घूमने पहुंचे सैलानी बर्फबारी का खूब आनंद ले रहे हैं। औली जैसे पर्यटन स्थल तो इन दिनों पर्यटकों से भरे पड़े हैं। औली में 23 तारीख को पहली बर्फबारी हुई, इसके बाद रुक रुक करके बर्फबारी पहाड़ों पर जो ऊंचाई है वहां पर हो रही थी, लेकिन अब औली में एक बार फिर आज बर्फबारी हो रही। आप देखिए कि रुई के फाहे की तरह यहाँ पर बर्फ गिर रही है। लगातार जो सैलानी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आप देखिए कि पूरा ये इलाका जो है किस तरीके से दिखाई पड़ रहा है, एकदम सफेद चादर में तब्दील है ये। और यहाँ आप देखिए कि अलग अलग राज्यों से ये लोग आए हुए हैं। मौसम के मिजाज में ये बदलाव मैदानी राज्यों में भी सुबह से ही दिखाई दे रहा है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़ और यूपी में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है, जबकि कुछ जगहों पर बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। इस वजह से मैदानी राज्यों में पारा और लुढ़क गया है, जिसके चलते लोग ठंड से बचने के लिए अलाव और रूम हीटर जैसी चीजों का सहारा ले रहे हैं। एक तरफ जहां पहाड़ों में बर्फ है, वहीं प्लेन्स में भी जो टेम्परेचर डिप हुआ है और भारी बारिश आप देख सकते हैं। चंडीगढ़ में जो है भारी बारिश शुरू हुई है और आज सुबह से ही जिस तरह ही दिन चढ़ा था तभी से टेम्परेचर था वो डाउन था, लेकिन अब क्योंकि कई प्लेन्स रीजन्स में जो है बारिश हो रही है, यहाँ चंडीगढ़ में भी जो मौसम है वो बदला है और ये बारिश हो रही है। जहाँ हमने देखा मनाली में बर्फबारी हुई, शिमला के कुछ इलाकों में बर्फबारी हुई और यहाँ चंडीगढ़ में अब जो है बारिश हो रही है और पंजाब के कई जिलों में जो है टेम्परेचर डिप किया है। मेन जो चीज है, एक पश्चिम विक्षोभ, बहुत इंटेंस पश्चिम विक्षोभ पूरा नॉर्थ वेस्ट से इंडिया की तरफ अप्रोच हो रही है। ये मिड लेवल के बात है और लोअर लेवल में हमारा एक ईस्टर्ली वेव है, जिसके चलते हमारा बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर आ रही है हमारा नॉर्थ इंडिया तक। ये दो सिस्टम का आज इंटरेक्शन हो रहा है। ये इंटरेक्शन सिर्फ आज के लिए ही है और इसके लिए हमारा काफी सीवियर वेदर का सामना करना पड़ेगा। आज जैसे अगर बारिश का बात करें तो बारिश में हमारा आज भारी वर्षा का चेतावनी है हरियाणा में, दिल्ली में और वेस्ट उत्तर प्रदेश में, और बर्फबारी का अनुमान है, भारी बर्फबारी का अनुमान है खासकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कल भी रहने की संभावना है। मौसम में ये बदलाव आगे भी जारी रहने की संभावना है। हालांकि इसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, यानी जबरदस्त ठंड से राहत मिलने के आसार फिलहाल तो अभी कम हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी, मीर फरीद, औली से जितेंद्र सिंह, चंडीगढ़ से असीम बस्सी और दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात आस्था से जुड़े सबसे बड़े मेले महाकुंभ की, जिसमें 18 दिन शेष रह गए हैं। अभी से ही वहां पर बड़े पैमाने पर भंडारों का आयोजन हो रहा है, जिसमें हर 25,000 से ज्यादा निःशुल्क खाना खा रहे हैं। भंडारों के आयोजन से धार्मिक पुण्य की प्राप्ति की मान्यता के बीच कोई भी भूखा वापस नहीं जा रहा है। भव्य, दिव्य, नव्य डिजिटल महाकुंभ में इस बार बेहतर कम्युनिकेशन के लिए साधु संत वॉकी टॉकी पर संवाद कर रहे हैं। आस्था के सबसे बड़े मेले महाकुंभ में सनातन धर्म से जुड़ी प्रथा का पालन किया जा रहा है। महाकुंभ के आरंभ होने में अभी 18 दिन का वक्त शेष है। फिर भी संगम के तट पर बने मेला क्षेत्र के एक हिस्से में बड़ी बड़ी कड़ाही चूल्हे पर दिन रात चढ़ी हुई है। हर हर महादेव।
कड़ाहियों में बड़े जतन से कलछी चलाने का मकसद बेहद नेक है। केसरिया वस्त्रों में दिख रहे इन सेवादारों की सिर्फ एक ही इच्छा है कि इनके दर पर आने वाले कोई श्रद्धालु, कर्मचारी या सफाई कर्मी किसी वक्त भी भूखा न रहे। 15 दिन पहले से इतने बड़े स्तर पर भंडारे का आयोजन ओम नमः शिवाय नाम के एक बाबा की तरफ से करवाया जा रहा है, जो भंडारे के सफल आयोजन के लिए अन्नदान के साथ खुद श्रमदान भी कर रहे हैं। देखें, मेरा भंडारा 48 साल से चल रहा है। कुल 8वां कुंभ है मेरा, और प्रतिदिन लगभग अभी 20-25 हजार लोग खाना खा रहे हैं, और जब मेला आएगा सातों जब मिला करके 25 लाख लोगों का प्रतिदिन खाने खिलाने का हम लोगों का लक्ष्य है। बड़े बड़े कढ़ाई यहाँ पर इतने बड़े बड़े कढ़ाई कि क्रेन से लगाया जाता है, क्रेन से उतारा जाता है, और 4-4, 6-6 लोग मिल करके कढ़ाई को चलाते हैं। सब्जी, कढ़ी, पूरी, हमारे हजारों कार्यकर्ता हैं, सेवादार, जो सातों स्थान पर जहां भंडारा बनने जा रहा है वहां दिन रात एक करके लगे रहते हैं। सनातन धर्म से जुड़े लोगों से भंडारे का महत्व नहीं छिपा है। किसी भी धार्मिक कार्यक्रम या अनुष्ठान के मौके पर भंडारे का आयोजन अवश्य किया जाता है। भंडारे में आने वाले सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव, प्रेम और आदर के साथ भरपेट खाना खिलाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि अन्नदान या भंडारे से धार्मिक पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार सभी दानों में सबसे श्रेष्ठ दान अन्न का माना जाता है। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ में तकनीक का तड़का भी देखने को मिल रहा है। सरकार की तरफ से महाकुंभ से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं, सुविधाओं और सुरक्षा को हाईटेक बनाने के प्रयास लगातार जारी हैं। ऐसे में महाकुंभ में पधारे प्रमुख अखाड़ों से जुड़े साधु संत और बाबा कैसे पीछे रहते। वो भी महाकुंभ में अपनी व्यवस्थाओं को भी डिजिटली हाईटेक करने में जुटे हैं। अखाड़ों के प्रमुख बाबाओं को कम्युनिकेशन और कमांड देने के लिए वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते देखा जा सकता है। तो इसी के साथ अच्छी खबर, सच्ची खबर में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन रात 9 बजे मेरे साथ देखना ना भूलें न्यूज़ 5।